सुनने के लिए आप सब लोग इंतजार कर रहे थे। जिसका तुझे, जिसके लिए दिल, वो घड़ी आ गई है और आप सबके बीच में बड़े आदर और भाव और सम्मान के साथ मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं प्रतियोगी परीक्षाओं में, आज के इस युग में, क्योंकि जितने भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को अपने ज्ञान, अपने नॉलेज और एक अलग छाप जिन्होंने बनाई है, मैं आप सबकी जोरदार तालियों से उनको बुलाऊंगा, क्योंकि वक्त की जरूरत है। अब समझ लो कि बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, वक्त की जरूरत है। अब समझ लो अब बिन पढ़े गुजारा नहीं है। अरे ना कोई रहनुमा और ना कोई हुकूमत, अब कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। और जब से ये आरक्षण का मामला चला है तब से आपको कमर कसनी होगी, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जब बिलोना होता है ना, बिलोना, तो मक्खन जो होता है वो हमेशा छाछ के ऊपर होता है। बस आपको मक्खन बनना है तो आपको उस प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी आवाज के साथ उनको बुलाऊंगा। एक बार गणपत सिंह जी आगे पधारें। 40-45 किलो वजन है और 40-45 हजार लोगों को एक साथ पढ़ाने की क्षमता जिनके भीतर है। मैं भी इनसे पहली बार मिला हूं। मैंने भी अभी एक इसी कार्यक्रम में ये गए थे सीकर, सूरतगढ़, गंगानगर, वहां युवाओं में जो क्रेज इनके प्रति देखा, मेरा मानना है यदि देखना है गणपत सिंह जी की उड़ान को, यदि देखना है गणपत सिंह जी की उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर लो आस मान को। और आप सभी से यही प्रेरणा इनसे लेनी होगी कि यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। अरे पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और लहरों को तो आदत है शोर मचाने की, लहरों को तो आदत है शोर मचाने की, पर जमाना उसी का है जो नजरों में सिर्फ तूफान देखता है। एक बार फोगेरा बाड़मेर से आए इस तूफान का जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर गणपत सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर्वप्रथम मां सरस्वती को वंदन करता हूं। परम श्रद्धेय प्रातः वंदनीय भगवान श्री 1008 खेताराम जी महाराज, शिक्षा संत आत्मानंद जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। अखिल भारतीय राजपुरोहित क्रिकेट टूर्नामेंट के 20वें संस्करण के इस मंच पर विराजमान सभी परम श्रद्धेय अतिथिगण, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ जनों को चरण स्पर्श बोलते हुए, इस पूरे प्रांगण में बैठे युवा खिलाड़ियों, अभिभावकों और साथ में चेन्नई स्थित राजपुरोहित समाज के सभी युवा एवं सभी प्रकार के उद्यमियों, मैं मेरी बात को शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम सब तो आराम से बैठे थे और पिछले तकरीबन 3.5 घंटे से चंदन सिंह जी कंटिन्यू बोल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा राजेंद्र सिंह जी आपसे, सर आपसे,
कि आप चंदन जी का सम्मान करें। सर, मैं चाहूंगा कि आप शॉल ओढ़ा के, शॉल नहीं हो तो अपनी पड़ी है ये है सर, मैं चाहूंगा कि आपका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम का जो केंद्र बिंदु होता है वो संचालक होता है, उद्घोषक होता है। उद्घोषक कार्यक्रम बना भी सकता है, उद्घोषक कार्यक्रम बिगाड़ भी सकता है। तो हम सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है, तो मैं चाहता हूं कि आपका सम्मान होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कार्यक्रम के बाद में कोई सम्मान की प्रक्रिया इनकी अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो मैं चाहूंगा कि मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हूं। तो और ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपको कि ये अवसर आपने मेरे लिए छोड़ा। स्पॉन्सर्स भी जी जी, आप एक बार सर, एक बार आप सभी सर का है वो सम्मान करें, क्योंकि मैं कार्यक्रम का हिस्सा हूं। और हाँ, क्योंकि इतनी ओजस्वी वाणी में पिछले 3.5 घंटों से आप सभी को बांध के बैठे हैं। ये वाणी मैंने पहले भी कई बार सुनी है, आज प्रत्यक्ष रूप से मंच पे सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं भी सौभाग्यशाली समझता हूं स्वयं को, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आपकी यही प्रखर और ओजस्वी वाणी हमेशा मंचों से गूंजती रहे और आप समाज का नाम यूं ही रोशन करते रहे। सर, आपने तो मेरी महिमा में और सर की महिमा में बहुत सारे 4 चांद लगा दिए। असल में तो आप उस महिमा के योग्य है, और आपके जितने शब्द मेरे पास है नहीं। देखो, मैं आपसे अनुभव में बहुत छोटा हूं, तो ज़्यादा बात आपकी तरह नहीं रख पाऊंगा, और मेरा संबंध भी स्टूडेंट से। मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी एक जहां कहीं चेयर पे बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा रिदम बन जाएगा मेरा। बस 10 मिनट की बात है। मैं जानता हूं आप सभी थक गए हैं, मैं भी बाड़मेर से आया हूं, थका हुआ मैं भी हूं। और क्योंकि 2400 किलोमीटर की यात्रा हमने भी तय की है सुबह से, तो मैं मेरी बात को शुरू करूंगा। इस सम्मान के बाद में मैं चाहूंगा कि इस चेन्नई समाज ने जो, और साथ में खेतेश्वर यूथ स्पोर्ट क्लब और राजपुरोहित स्पोर्ट इंडिया, ये वास्तव में शुक्रगुजार है और वास्तव में बधाई के पात्र है कि एक महानगर के अंदर इतना बड़ा महाकुंभ आयोजित करवाना कतई आसान कार्य नहीं है। जब मेरे पास पहली बार फोन आया कि सर ऐसा कोई कार्यक्रम है और आपको वहां पे आना है, तो मैंने कहा देखो, पहली बात तो ये कि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और आप सभी व्यवसायी लोग हैं, तो मेरी बात का कोई ज्यादा सेंस रहेगा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं सर आइए, युवा आएंगे तो युवाओं से आप 5 मिनट बात कर लेना। फिर मेरे दिमाग में दूसरा सीधा सवाल यही आया कि चेन्नई जैसे महानगर में इतना बड़ा आयोजन कैसे पॉसिबल होगा। और मैं जब अभी एयरपोर्ट से वापस हम कार्यक्रम की तरफ आ रहे थे, तो मैंने अपने बंधुओं से पूछा, मैंने कहा भाई कैसे, तो उन्होंने सारी प्रक्रिया बताई। हैट्स ऑफ है आप पूरी टीम को कि वास्तव में आपने ये बीड़ा उठाया, और डेफिनेटली पीछे 19 संस्करण जो हुए हैं, 20वां 20 ही होगा, 19 नहीं होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। बाकी 19 थे तो ये 20वां है, तो 20 ही होता है, ऐसा मैं मानूं। और उम्मीद कर रहा हूं कि इससे बढ़िया कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 21वें संस्करण वालों को जोर आ जाए, ऐसे कार्यक्रम की हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि इस पंडाल में हम जितने भी लोग बैठे हैं, इसमें 3 वर्ग है, और मैं 3 बातों के साथ में बात को समाप्त करूंगा। पहला वर्ग है हमारे अभिभावकों का, जो कंप्लीटली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, 20-25 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं और साथ में अपने काम धंधे में गजब तरीके से संलग्न है। मैं आप सभी अभिभावकों से सबसे पहले बात करूंगा, उसके बाद मैं युवाओं से करूंगा, और उसके बाद में युवाओं के रूप में इनके भीतर जो खिलाड़ी है उनके ऊपर सबसे लास्ट में बात करके मैं बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी समाज के वरिष्ठ लोगों और अभिभावकों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और मैं सबसे पहले शिक्षा पे आता हूं। इतिहास में एक उदाहरण आता है कि विंध्याचल की जो श्रेणी है मध्य प्रदेश में,
इसके दक्षिण का भाग दक्षिणी भारत कहलाता है। और पहली बार मुस्लिम शासकों ने इस क्षेत्र को जीता, और जीतने के पीछे मुख्य उद्देश्य जो था वो था धन की प्राप्ति। और जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो एक कारण आता है कि दक्षिण भारत के शासक इतने मजबूत थे तो हारे क्यों, वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए। तब कारण निकल के ये आता है कि इन्होंने कभी भी लड़ना और युद्ध से निपटने के तरीके नहीं सीखे, और जब शत्रु आया तो सारा धन लूट के चला गया। वर्तमान का जो दौर है ये लड़ाइयों का तो दौर नहीं है, लेकिन शिक्षा का दौर है। आज की शक्ति जो है वो शिक्षा है। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, आप खूब सारा अच्छा काम करिए, बिजनेस करिए, लेकिन शिक्षा में जितना अधिकतम आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि किसी भी समाज की जो ताकत होती है वो एजुकेशन होती है। अगर समाज से एक भी आईएएस बनता है या आईपीएस बनता है या एक भी प्रोफेसर बनता है, वो हजारों लोगों को प्रभावित करता है। आज जब भी अपने को जरूरत पड़ती है सबसे पहले अधिकारी याद आता है कि एक बार बात हो जाए तो अपना काम निकल सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपनी जो संतानें हैं, अपने जो बच्चे हैं, तो साथ में समाज में भी जहां जहां कहीं भी चैरिटी में जहां जहां भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहां पे एजुकेशन के लिए आप जितना भी योगदान दे सकते हैं वहां दीजिए। अगर एजुकेशन में बच्चा सक्सेस नहीं होता है तो बिजनेस अपने पास दूसरा ऑप्शन जिंदा है, वो अपना आराम से करेगा और अपना जीवन जिएगा। लेकिन एजुकेशन में जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो करिए, क्योंकि बिना शिक्षा के धन कोई काम का नहीं है। बिना शिक्षा के समाज कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। बिना शिक्षा के समाज की कभी राष्ट्रीय आइडेंटिटी नहीं बन सकती। बिना शिक्षा के मैं बता सकता हूं कि एक समाज आने वाले समय में बहुत पिछड़ जाता है। इसलिए शिक्षा के जो महत्व है इनको कभी इग्नोर मत करना। अपने बच्चों को, और समाज के बच्चे भी अपने ही बच्चे हैं, आप जितना उनके लिए आर्थिक रूप से कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि आपका काम जो है वो आप शिद्दत से कर रहे हैं और साथ साथ में थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे तो। हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जोधपुर में, जयपुर में जितनी भी राजपुरी शिक्षा की सोसाइटी चल रही है, सारों को फंडिंग दक्षिणी भारत से आ रही है और सारों को फंडिंग यहाँ से निकल रही है, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी इस मंच पे खड़ा हूँ तो अपने बच्चे जो है उनको भी एजुकेशन में डालें और जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए। बस बिजनेस को सेकंड नंबर पे और पहले नंबर पे उनकी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, ताकि वो बच्चे आगे जाएंगे और हजारों युवाओं को प्रभावित करेंगे। मैं बात बताऊं कि जब पहली बार मेरा एक नाम है वो राज्य स्तर पे थोड़ा थोड़ा होने लगा, क्योंकि 10-20 लाख बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरे से जुड़े हुए हैं। उत्तरी भारत पूरे के, केवल राजस्थान की बात नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मेरे नाम के पीछे डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित लिखा हुआ, तो कई लोग पूछते थे कि राजपुरोहित सर है कौन, मतलब राजपुरोहित क्या है। और मैं बड़े शान से लिखता हूँ कि राजपुरोहित क्या है। मैं मानता हूँ कि समाज का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण है। ये जो साफा है ये हमारा जिम्मेदारी है, और समाज ने हमें जो ये राजपुरोहित नाम दिया है इसका ऋण हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। और अगर हम अपने कार्यों के द्वारा अगर इस समाज की इस विरासत को आगे बढ़ा पाते हैं तो मैं मानता हूं कि हमारा जीवन सफल है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूं। आप में से आज से पहले कई समाज बंधुओं ने फोगेरा गांव का नाम भी नहीं सुना होगा। और मेरे गांव में तारीख में मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि राजस्थान के जितने भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए, राजस्थान, यूपी, वो फोगेरा का नाम भी जानते हैं और राजपुरोहित भी जानते हैं। ये पावर सिर्फ शिक्षा की है, बाकी इस शरीर की नहीं है। 45 किलो का जो आप बता रहे शरीर की नहीं है, ये सिर्फ शिक्षा की है। इसलिए मैं आप अभिभावकों से कहूँगा कि एजुकेशन पे खूब काम कीजिए, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, जितना आप कर सकते उतना कीजिए। डेफिनेटली करते हैं, फिर भी मैं ये बात आपसे कहूँगा। बाकी उसके बाद में मैं आऊँगा युवाओं पे। युवा किसी भी समाज की पहचान होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे बैठ के बहुत गलत तरीके से किसी जगह लिखने के अपने व्यवहार को संयमित नहीं करते हो तो पूरे राजपुरोहित समाज का नाम खराब होता है।
वहां बैठ के मैं कई बार देखता हूं, मैं सोशल मीडिया कम यूज करता हूं, उसके बावजूद भी कई बार कहीं कहीं जगह अपन कुछ भी कमेंट डाल देते हैं, कहीं पे भी हम लिखते वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। ध्यान रखना, नाम आपका खराब नहीं होता क्योंकि आपने अपना नाम बनाया ही नहीं है, खराब कहां से होगा? नाम खराब तो तब होगा ना जब नाम बनाओगे, लेकिन आपके नाम के पीछे जो राजपुरोहित लिखा हुआ ना, ये बदनाम होता है क्योंकि ये बना हुआ है। तो एटलीस्ट मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया पे अपने व्यवहार को संयमित रखें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप विनम्रता के साथ भी खिंचाई कर सकते हो, तो शब्दों को हथियार बनाए, न कि उन शब्दों को इस तरह से यूज करें कि पूरी सोसाइटी का नाम खराब हो। साथ साथ में और युवाओं को कहना चाहूंगा, आज का जो दौर है, इस दौर में सबसे बड़ी समस्या से जो युवा गुजर रहा है, और मैं चूंकि कॉलेज में पढ़ाता हूं तो मेरे सामने डेली केसेस आते हैं जिसमें बच्चे किसी हर प्रकार के नशे में लत ऐसा घुला हुआ है कि जैसे सूखे नशे होते हैं, जैसे एमडी, स्मैक, ये जो भी आपके अफीम के पता नहीं कितने प्रकार के नशे आते हैं। ये नशा केवल आपको बर्बाद नहीं कर रहा है, आपकी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। इस नशे के कारण आप अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दे पाओगे। इस नशे ने पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर रखा है। मैं राजपुरोहित युवाओं से, एटलीस्ट आप सभी से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये केवल राजपुरोहित युवाओं की बात नहीं, सभी की बात है, इस चीज़ से दूर रहें। कुछ पढ़ाई नहीं होती है तो कोई बात नहीं, काम धंधा करिए, अपने भगवान की मेहरबानी, बाप जी का आशीर्वाद है, किसी भी काम में जाओगे और ईमानदारी रखोगे तो आप पीछे नहीं रहोगे, ये तय बात है। बाप जी का विशेष कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, क्योंकि 1970 के दशक से पहले राजपुरोहित समाज, राजपुरोहित नाम से लोग परिचित नहीं थे, और ये पहचान दिलाने का काम बाप जी खेताराम जी ने किया था। मैं चाहता हूं कि आप उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। बाप जी नशों के बहुत खिलाफ थे। हम हमारे हर कार्यक्रम में बाप जी की अगर तस्वीर रखते हैं तो केवल तस्वीर नहीं है, ये बाप जी की आत्मा की मौजूदगी है, और इस मौजूदगी में हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो बाप जी के सिद्धांतों के खिलाफ हो। इसलिए मैं युवाओं से बात कहूँगा, और आखिरी बात मैं जो युवाओं से कहना चाहूँगा कि जीवन में खूब खेल खेलिए, ये खेल के बिना जीवन अधूरा है। हम अभी बैठे थे अपने जागीरदार आरवी साहब और बात कर रहे थे, सर कह रहे थे कि आप भी खेलते हैं, मैंने कहा मैं भी खेलता हूँ और हर दिन खेलता हूँ। तो कि आपको टाइम कब मिलता है? मैं कॉलेज में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, 2 पीरियड होने के बाद बच्चे आते हैं कि सर आलो, मैं आलो के ग्राउंड में, और हम ग्राउंड में जाते हैं और डेफिनेटली डेली खेलते हैं। खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, खेलिए। मैं कहता हूं कि नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे भली मत नंबर आए, लेकिन फिजिकल हेल्थ के लिए खेलिए, मेंटल हेल्थ के लिए खेलिए। और वो व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता जो ग्राउंड में गेम खेलता है, क्योंकि उसको प्रेशर सहना भी आता है, उसको तनाव में विपरीत से विपरीत स्थिति में कैसे निपटना है उसको ये भी आता है, अच्छी से अच्छी स्थिति में कैसे संयम रखना है ये भी उसको आता है, बुरी से बुरी स्थिति में किस तरह से रणनीति अपनानी है ताकि जीवन को बाहर निकाल सके उसको ये भी आता है, और किस तरह से अपने आप को नियंत्रण रखना है ये भी एक खिलाड़ी को आता है, और गिरने के बाद उठना भी एक खिलाड़ी को आता है। कि सबसे बुरे से बुरे दौर से भी खिलाड़ी व्यक्ति जो होगा वो बड़े आराम से बाहर निकल पाएगा। जिसने जिंदगी में गेम्स नहीं खेले हैं, अगर उस व्यक्ति का डाउनफॉल आ जाता है तो वापस उठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, 2009 के अंदर साहब मेरे आईएएस का मेंस का एग्जाम था, मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैं 15 साल से भारत सरकार और राजस्थान सरकार की सेवा में हूं, अभी 15 साल हो गए मैं नौकरी कर रहा हूं कंटिन्यू। पहले अटेम्प्ट में साहब मैं दिल्ली था, आईएएस की प्रिपरेशन करने गया था, मेंस एग्जाम था, और मेरी बड़ी आंत के अंदर डैमेज हो गई, आप यूं समझ लीजिए अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो गई। अब आप सोचिए कि मैं जब एम्स में गया, डॉक्टर ने मेरे से बात करी, पूछा बेटा क्या करते हो? मैं साहब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। डॉक्टर के अगले शब्द ऐसे थे, तो मुझे लगता है कि अगर मैं जीवन में ग्राउंड में नहीं खेला होता तो मैं शायद जिंदगी में वापस कभी उबर नहीं पाता। मैंने शिक्षक बनना कभी सोचा ही नहीं था। वहां गया, डॉक्टर बोलता है कि बेटा जो ये बीमारी है, ये बीमारी ऐसी है कि ये आपके लास्ट अंतिम सांस तक ये बीमारी रहेगी, पूरी जिंदगी टैबलेट्स खाओगे, कटेगी नहीं,
और पूरे मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। बेहतर है कि प्रशासनिक तैयारियां छोड़ के घर जाके रेस्ट करिए, जीवन प्रथम है। नेशनल खेला हुआ खिलाड़ी जब ये बात सुनता है तो वो कितना बड़ा झटका लग सकता है। जब 1 मिनट में आपके सपने मर जाते हैं आपकी आंखों के सामने, आपकी गलती के कारण नहीं, सृष्टि के कारण, तब आप उस झटके को सहन नहीं कर पाते। मैं सुन्न हो गया था एकदम। लेकिन वापस कहते हैं ना, जीवन में डाउनफॉल आता है तो वापस अच्छी स्थिति भी आती है। ये समय का पहिया है। जो बुरे दौर में गुजर रहा है उसके अच्छा समय आने के इंतजार में ही है, और जो अच्छे दौर में गुजर रहा है वो कभी भी डाउनफॉल आने की स्थिति आ सकती। व्यक्ति को दोनों स्थितियों के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और कहा यूं जाता है कि जब आप बुरे दौर में हो तब शांत रहो, किसी को कुछ भी मत बोलो, क्योंकि आपका समय सही नहीं है। और जब आप बहुत अच्छे दौर में हो तब हवा में मत उछलो, लोगों के साथ में अच्छी बना के रखो, ताकि अच्छी बना के रखिए, ताकि जैसे ही बुरा दौर आएगा तब वो लोग आपके साथ खड़े होंगे और आपके बुरे दौर को महसूस करवाने नहीं देंगे। आपको बिल्कुल अच्छे से हंसते हंसते उस स्थितियों से बाहर निकाल देंगे। इसलिए सबको साथ लेके चलना चाहिए। और जब वो शब्द मैंने सुने उसके बाद में मैंने ये सिविल सर्विसेज की तैयारियां छोड़ के घर आया और मास्टर बना, और 2nd ग्रेड 1st ग्रेड होते होते कॉलेज पहुंचा। और मुझे लगता है कि वो सब जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ, और उसी की बदौलत है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और मुझे मेरे सीनियर जो वरिष्ठ जन है उनके सामने बोलने का अवसर मिलता है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो आप सभी युवाओं को मैं कहूँगा, ये खेल है, खेलते रहिए। ये एक भाई साहब जसवंत सिंह नाम था ना, जो अब आप सोचिए जिनके दिव्यांग हैं, इनका एक पैर नहीं है, उसके बावजूद भी चेन्नई तक खेलने के लिए आए हैं। आप सोचो ये ग्राउंड में भी प्रदर्शन करने वाले हैं। इसलिए खेल जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। और मैं कई बार आप सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि एक स्टूडेंट के 2 ही अच्छे मित्र होते हैं। एक होती है किताबें, जिस कुर्सी पे बैठ के उस टेबल पे जिसने खपाया है वो, और दूसरा होता है ग्राउंड। जब भी परेशान हो ग्राउंड में जाके आप 5 चक्कर निकाल लो, परेशानी गायब हो जाती, बड़े से बड़ा स्ट्रेस गायब हो जाता है। ये कोई डॉक्टर नहीं कहेगा आपको। जब भी तनाव की स्थिति आती है आप जाके ग्राउंड में 2 राउंड लगा लो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप तनाव में थे। और जिस विद्यार्थी ने इन दोनों को सच्चा दोस्त बना लिया, वो विद्यार्थी जीवन में अच्छे गेम्स भी खेलेगा और साथ में अच्छे से अच्छी जगह भी जाएगा। जितना वो अपने आप को डिजर्व बनाएगा वहां पे वो पहुंचेगा, और समाज, परिवार, गांव सबका नाम वो रोशन करेगा। इसलिए गेम्स खेलते रहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी को, गेम्स के बारे में मेरा एक सिंपल सा जो थॉट है वो ये है कि आगे आपके मैच होने वाले हैं 18 तारीख तक। कई सारे लीग मैच भी होंगे, सेमीफाइनल भी होंगे, फाइनल भी होगा, बहुत सारे गेम होंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन में पूरी गेम्स को मैं एक लाइन में समअप करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, कि कोई भी खिलाड़ी हारता नहीं है। या तो वो जीतता है या वो सीखता है, या तो वो जीतता है या वो सीखता है। 2 टीमें जब खेलती है तो एक जीतेगी और दूसरा ये सीखेगी कि मेरे में कमियां कहां पे है, और जस्ट नेक्स्ट मैच में अगर उन कमियों पे काम करेंगे तो वो भी जीतेंगे और हारने वाली टीम सीखेगी। वो बेसिकली हारती नहीं है। हार की जगह ही मुझे लगता है सीखना नाम दे देना चाहिए। कोई नहीं हारता है, हार शब्द ही गलत है। इसलिए बड़ी खेल भावना के साथ में खेलना। आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप आनंद लेने के लिए आए हैं, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं करने हैं, मस्त खेलिए। जीत जाते हो बेस्ट है, अगर कहीं सीखने का मौका मिले तो सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी को कहां कहां से, बाड़मेर से, जालौर से, जोधपुर से, चेन्नई में खेलने का अवसर मिल रहा है, ग्राउंड की फीलिंग लेने का अवसर मिल रहा है, लेदर बॉल, व्हाइट बॉल खेलने से अवसर मिल रहा है, और बढ़िया व्यवस्थाओं के साथ में वो भी। तो इसका एंजॉय करिए। मैं पूरे इस चेन्नई समाज का वास्तव में एक धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि क्रिकेट महज एक माध्यम है। ध्यान रखना, क्रिकेट महज एक माध्यम है, असली उद्देश्य है तो समाज में समागम और एकता स्थापित करना है। क्रिकेट महज एक माध्यम है।
यहाँ पे क्रिकेट की जगह वॉलीबॉल भी हो सकता था, वॉलीबॉल हो सकता था, बास्केट हो सकता था, हॉकी हो सकता था। मैं कह रहा हूँ खेल सिर्फ एक माध्यम है, असली जो मकसद है वो हमारे सभी समाज बंधुओं को एक करना है और समागम करना है, गेट टुगेदर जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वो करना है। तो हमें उन्हीं उद्देश्यों का ध्यान में रखना है और अच्छे से अच्छी अपनी खेल की प्रतिभा को दर्शाना है। और इसके साथ साथ मैं इस टीम को इसलिए भी शुक्रिया करूंगा कि 1997 में हमारी राजधानी कह सकते हो, हमारा सबसे पवित्र स्थान कह सकते हो, आसोतरा से जो मसाल जली थी वो मसाल निरंतर आगे से आगे बढ़ती बढ़ती अब मसाल चेन्नई समाज ने थामी है और ये मसाल और अत्यधिक ज्वलित प्रवाह के साथ में आगे बढ़ेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अभी आप सभी थके हुए हैं और अभी आप आराम से भोजन करेंगे और कल से आप खेल का आनंद लीजिए। पूरे समाज को मैं धन्यवाद दूंगा, चेन्नई की इस पूरी कमेटी को, कि मुझे आपने यहाँ पे आमंत्रित किया और समाज के प्रबुद्ध लोगों के सामने अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ और बाप जी का विशेष आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मेरे कई साथी कहते हैं कि जिस किसी कार्यक्रम में मैं अभी सूरतगढ़ गया था, वहाँ पे तकरीबन 4000 के आसपास बच्चे थे, तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि राजनीतिक रैली में भी आज दिन तक सूरतगढ़ जैसे छोटे कस्बे में इतने बच्चे नहीं आए। और 1.5 घंटे मेरे भाषण हुआ, 1.5 घंटे बच्चे चुपचाप बैठे रहे। क्यों? क्योंकि वो सुनने आए थे। तब मुझे कई बार लगता है कि बाप जी का आशीर्वाद ही है, क्योंकि मेरे से कई अच्छे वक्ता और कई अच्छे ब्रिलियंट लोग भी बैठे हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य नसीब नहीं हुआ और मुझे ये सौभाग्यशालीता प्राप्त हुई है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाप जी का और पूरे समाज का कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, आप सभी ने सुना। और साथ साथ में भविष्य में भी कभी मेरे जैसे शिक्षक की कहीं आवश्यकता हो, क्योंकि हम शिक्षक हैं, तो जब भी कभी आपको आवश्यकता लगे आप डेफिनेटली याद करना। और मैं समाज के लिए हमेशा तैयारी खड़ा था, आज भी तैयार हूँ और भविष्य में मैं समाज के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस तरह से कोई पतंग उड़ता है और पतंग की डोरी काट दी जाती है, वो पतंग अपने रास्ते भटक जाता है और वो पतंग बर्बाद हो जाता है, पतंग लूट लिया जाता है। उसी तरह से जब व्यक्ति समाज से कट जाता है, जब व्यक्ति की सांस्कृतिक जड़ें कट जाती है, वो व्यक्ति भटक जाएगा, वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा एक दिन। इसलिए समाज से हमेशा जुड़े रहना। ये समाज आप पतंग है और समाज वो डोर है जो आपको बांधे हुए बैठी है। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद रखूंगा कि हमेशा आप समाज का साथ देंगे, समाज से जुड़े रहेंगे और इस समाज का नाम और रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गणपत सिंह जी फोगेरा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कहते हैं कि सुंदर सुर सजाने के लिए साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने के लिए साज बनाता हूं और मैं 9 सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। मैं 9 सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूं और चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने के लिए आवाज बनाता हूं। और बनना चाहे हौसला, क्योंकि समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के। मैं उन्हीं कश्तियों को जहाज बनाता हूं और बनाए कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। और इसमें मैंने आपके लिए 2 लाइनें और जोड़ी हैं कि बनाए कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं केवल कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं और सुर में सुर संजोकर मैं संस्कार बनाता हूं और हर एक शिष्य को मैं गुणवान बनाता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। शिक्षा के साथ शिक्षा के दायित्व को हर बात निभाता हूं। तो एक बार इस शख्सियत का जोरदार तालियों से आप लोग वंदन करें।